अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो बड़े प्रसिद्ध एक्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि डिप्रेशन इज अ अर्बन फिनोमिना। बोलता है गांव में क्यों नहीं होता। देखो, एक तो हम ऐसी जगह से आए थे कि वहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं अपने बाप को बोल दूँ तो थोड़ा अब्बू थोड़ा सा ना आज मेरे को डिप्रेशन सा फील हो रहा है, तो मुंह पे थप्पड़ मारेंगे लगा के। वो पहले गाली दे के बोले छोल पे जा, छोल करने जा, गन्नों की छोल पे जा। जी जी जी। तो डिप्रेशन वहाँ नहीं था, किसी को भी नहीं होता वहाँ डिप्रेशन। क्योंकि मेहनत करके पैसा कमाना पड़ता है। मेहनत करके पैसा, और सब खुश हैं। जी जी जी। लेकिन ये जो शहरों में आके ना हाँ। तब पता चला हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर और ये वो सब जो है ना, ये शहरों में आके होती है। तो क्या है ना कि यहाँ पे हर आदमी जो ना अपने छोटे छोटे से इमोशन को भी बहुत ग्लोरीफाइड करता है। सही बोले आप। अब एक मजदूर आदमी या फुटपाथ पे रहने वाला आदमी, उससे पूछो कि डिप्रेशन क्या होता है। हाँ। लेकिन जब बारिश होती है ना, हाँ जी। उसमें भी डांस करता है वो। सही बोले आप। उसको घंटा डिप्रेशन नहीं पता होता। नहीं मालूम उसको। तो ये बड़े, जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आपको ये बड़ी इस तरह की बीमारियां तब आ भी जाती हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, बोलते हैं जी हमारा बच्चा ये डिप्रेशन में है। तो डिप्रेशन में तो क्या करता है जी कि पूरी रात गेम खेलता है, पबजी खेलता है और सवेरे उठ के सो जाता है। तो डिप्रेशन इज बेसिकली अ फिनोमिना ऑफ पीपल हु आर नॉट बिजी। इलाज मेरे अंदर है डिप्रेशन का, बाहर नहीं है। अप्स एंड डाउन्स आने चाहिए, बिल्कुल आने भी चाहिए, क्योंकि उनसे आदमी को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आती है लाइफ की। अगर सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है तो हम समझ ही नहीं पाते जिंदगी क्या है। बाहर सेटल होने वाला जो मामला है वो तो मैं कहता हूँ अभी के हालात में तो वो एक बहुत बड़ा भ्रम है कि वहाँ लाइफ अच्छी है। मेरे पास बहुत प्रमाण है कि वहाँ लाइफ अच्छी नहीं है, ना ही हो सकती है। न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई, माँ बाप खुद चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ ना रहें, तो उनके बच्चे कैसे उनके साथ रहेंगे। जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं। संस्कार इज नॉट वॉट यू प्रीच। जो मैं प्रवचन दे रहा हूं, बच्चे को समझा रहा हूं, वो संस्कार नहीं है। संस्कार इज नॉट वॉट यू प्रीच, इट इज वॉट यू प्रैक्टिस। हेलो एवरीवन। आज का दिन बहुत खास है। वो इसलिए क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं डॉक्टर रविकांत स्वामी सर के साथ में। इनकी एक्सपर्टीज बहुत ही विभिन्न क्षेत्रों में रही है और मेनली ये काम करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, यूथ के ऊपर। आज की यूथ काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में जी रही है। उसको नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए और डेली रूटीन किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, सक्सेस को किस नज़रिए से देखना चाहिए। और जो अंधविश्वास है आज के टाइम में, इतना देश आगे बढ़ रहा है, इतना टाइम आगे बढ़ चुका है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, इतने सारे रिसर्च आ गए हैं, इसके बाद भी हम बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ विषय आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर रविकांत स्वामी जी के साथ में। तो आप ये वीडियो अंत तक देखें, जिससे आपको अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आप करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, तभी भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, डे टू डे लाइफ में एंगेज्ड हैं और आपको नहीं पता चल रहा कि क्या चल रहा है मेरे साथ ज़िंदगी में, ओके मैं जो भी कर रहा हूँ डेली कुछ ना कुछ कर रहा हूँ बट सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं आ रहा, तो ये वीडियो देखें। इस वीडियो में आपको बहुत ऐसी नॉलेज मिलेगी जिससे अगर आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन फील होने वाला है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी नमस्कार जी, बढ़िया, आप बताएं। सर मैं बहुत अच्छा। जी सर आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हमारा ऑडियंस है, अक्सर करके ये देखा जाता है कि हमें रास्ता नहीं पता होता कि हम किस रास्ते पे चलें आगे बढ़ने के लिए। जी जी और रूरल एरियाज़ की बात करें बिल्कुल। तो वहाँ लोगों को यही पता है इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, डॉक्टर बन जाना, हम्म। और बाकी प्रोफाइल्स को तो वो समझते ही नहीं कि कुछ है। बिल्कुल। जबकि
हम बात करें अगर अर्बन एरियाज की, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, तो इधर लोगों के पास अवेयरनेस है। बिल्कुल, तो बड़ा हम ये फर्क चाहते है। हैं कि जो रूरल एरिया में बैठा है हम्म उसे भी पता चले कि वो क्या क्या कर सकता है अपने करियर में। हम्म और आपने तो काफ़ी अचीवमेंट हासिल की है अपने करियर में, जी। तो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू वो लोग भी कोशिश कर सकें कि ऐसे किसी रास्ते पे चलें कि अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएँ। जी, तो आई बिलोंग टू जोधपुर इन राजस्थान। और जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसका अब ये परिचय है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उसी स्कूल के पढ़े हैं। अच्छा। तो जब तक ये रेल मंत्री नहीं बने थे तो हम बोलते थे सेंट एंथनी जोधपुर में पढ़े हैं, अब हम बोलते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी के स्कूल में पढ़े हैं, मुझसे 4 साल आगे थे। अच्छा। तो उसके बाद सारा वहीं का है, जोधपुर का। हम्म। तो जोधपुर भी है कि पश्चिमी भाग है भारत का, तो आर्मी का बहुत बड़ा वहाँ रहता है, आर्मी एयरफोर्स का। हम्म। और उसके बाद आई डिड माई ग्रेजुएशन एंड MBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर एंड देन जॉइंड वनस्थली विद्यापीठ, which is the largest university for girls when it comes to being fully residential। जब fully residential की बात करें तो वो दुनिया में सबसे बड़ी ओनली फॉर गर्ल्स यूनिवर्सिटी है। 16,000 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम वनस्थली एंड देन वर्कड फॉर 2 more ऑर्गेनाइजेशंस इन राजस्थान। फिर हिंदू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सोनीपत में मैंने 8 साल मैनेजमेंट पढ़ाया। फिर अर्नी यूनिवर्सिटी हिमाचल में मैं मैनेजमेंट का डीन रहा, रजिस्ट्रार रहा यूनिवर्सिटी का। और उसके बाद से यहाँ मैं पिछले 8 साल से कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। और यहाँ पे हम लॉ, मैनेजमेंट और जर्नलिज्म की शिक्षा देते हैं। और IPU से एफिलेटेड है हमारा कॉलेज। तो IPU तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बिल्कुल। अपने आप में इंटरनेशनल रैंकिंग इसकी इतनी अच्छी है, QS रैंकिंग वगैरह। तो जो आपने कहा वो बात बिल्कुल सही है कि अभी भी हम देखते हैं कि जो परीक्षाएं हैं, अब जैसे CUET है, तो अधिकतर ग्रामीण परिवेश के बच्चों को CUET का पता ही नहीं। अर्बन स्टूडेंट इज वेल इन्फॉर्म्ड, उसको ज़्यादा सूचना रहती है, वो होशियार नहीं है होशियार लेकिन उसको सूचना ज़्यादा है। तो इस चीज़ का उसको लाभ मिलता है और इस वजह से वो आगे भी उसका करियर शेप हो जाता है। अब जैसे CUET की बात करूं तो CUET में गौतम बुद्ध नगर में, जहां जो एक अर्बन जिला है, यहाँ 20,000 बच्चा बैठा है। वही आप किसी रूरल जिले में देखेंगे तो बहुत कम बच्चे बैठते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं और हमेशा एक दिमाग में रहता लास्ट डेट निकल गई, लास्ट डेट निकल गई। हाँ। तो इस वजह से ये बात सही है कि हम एक इंफॉर्मेशन के युग में रह रहे हैं। और ये मैंने बिल्कुल देखा है, खास तौर पे देखा है कि रूरल और अर्बन बच्चे में इंटेलेक्ट का फर्क नहीं है, इंफॉर्मेशन का फर्क है। इंफॉर्मेशन का फर्क। इंटेलेक्ट, रूरल स्टूडेंट्स आर इक्वली इंटेलिजेंट, ऐसा तो नहीं है, इंटेलेक्ट तो भगवान ने सबको बराबर ही दिया है। बिल्कुल। तो इंफॉर्मेशन की वजह से कहीं ना कहीं अर्बन पॉकेट का बच्चा या जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, वो उसका कैरियर थोड़ा आसानी से शेप हो जाता है। और गांव वाला है वो, जो रूरल है, उस तक सूचना नहीं पहुंचती। वो फॉर्म ही नहीं भरेगा तो आगे पढ़ाई कैसे आगे करेगा? कैसे पढ़ेगा? ये बहुत ज्यादा समस्या दिखी जाती है। आजकल इंटरनेट आ जाने से, इंटरनेट इंडिया में काफ़ी सस्ता हो जाने से लोगों तक सूचनाएं पहुंच रही हैं जी। इंटरनेट के माध्यम से, और मोबाइल हर एक के हाथ में है। तो आपको क्या लगता है ये जो इंटरनेट और मोबाइल आ गया है, ये कितना हद तक ये बेनिफिट पहुंचा रहा है युवाओं को, और कितना हद तक निगेटिविटी, इसमें निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं इसके? देखो, बेनिफिट तो बिल्कुल पहुंचा रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का ये एक माध्यम है, एक बहुत बड़ा माध्यम है, सस्ता माध्यम है। आपके पास मोबाइल है तो इंटरनेट पे आप कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, कोई भी सर्च इंजन में आप कुछ भी खोज सकते हैं। और नेगेटिव तो ऑफ कोर्स, मैं कल पढ़ रहा था कि आइंस्टीन ने कहा है कि वो युग आएगा जब टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स को डोमिनेट करेगी और वो एक मशीनी युग होगा। तो कल ही मैं देख रहा था कि किसी ने लिखा कि वो युग आ चुका है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी हमारे माइंड को डोमिनेट कर रही है। तो उसमें हम अपना दिमाग कम लगा रहे हैं और टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस ज़्यादा हो गई है। जैसे कैलकुलेटर आया तो लोग पहाड़े भूल गए, आज गूगल आया है तो लोग रास्ते भूल गए हैं। बिल्कुल। लोग अपने ऑफिस से घर तक आने में भी गूगल लगा रहे हैं। तो मैं बड़ा सरप्राइज रहता हूँ कि भाई क्या इनको ये भी रास्ता नहीं याद है, लेकिन आदत पड़ गई उनकी। तो ये तो एक समस्या जरूर है कि जो डिपेंडेंस, या मैं कहूँगा ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी है,
ये आदमी को कहीं ना कहीं आदमी की सोच को सुप्त अवस्था में ले जाती है, उसको सुला देती है। वो सोचने की जरूरत नहीं समझता और सोचना बंद भी कर देता है। तो दैट इज अ मेजर डिसएडवांटेज। और देखो, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। अगेन हम उसी विषय पे आगे बात करें। अब जैसे हमारे यहाँ लॉ कॉलेज है, तो लॉ में अगर किसी ने कुछ कोई भी टॉपिक, कोई भी आपने समझना है, सीखना है, तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स के आपको वो व्याख्यान मिल जाएंगे। आप उनमें पढ़ें, देखें, तो आपको चीज़ समझ में आ जाती है। जैसे ये डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा हैं, जो NLU इसके हैदराबाद के VC रहे हैं। उनका एक चैनल है जो हिंदी में लॉ की चीज़ समझाता है। अच्छा। तो उससे बढ़िया मैं समझता हूँ कुछ संभव नहीं है। उनके इंटरनेशनल फॉलोअर्स भी हैं। और इसका नेगेटिव पार्ट ये है कि वो एक टाइम पास का ऐसा जरिया बन गया है कि लोग सड़क पे चलते वक्त और मतलब सोते वक्त, जागते वक्त, हर समय वो उसी पे लगे हैं। और यस, ये बात सही है कि बच्चे भटक भी सकते हैं, क्योंकि उसमें तो सभी कुछ है, उसमें कोई फिल्टर नहीं होता। और वैसे तो होना भी नहीं चाहिए फिल्टर, क्योंकि इसको हम बोलते हैं आयरन कर्टेन, लोहे का पर्दा लगाने से चीज छुप नहीं जाएगी। एग्जैक्टली। तो फिल्टर होने भी नहीं चाहिए। तो बहुत सी बार ये देखा गया है, हमारे पास बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, बोलते हैं जी हमारा बच्चा ये डिप्रेशन में है। तो डिप्रेशन में तो क्या करता है जी, कि पूरी रात गेम खेलता है, PUBG खेलता है और सवेरे उठ के सो जाता है। तो ऐसे में ये भी एक समस्या है कि वी आर स्पेंडिंग मच मोर टाइम ऑन द इंटरनेट, एंड सेकेंड, इट इज मेकिंग अवर माइंड स्लो तो बना ही रहा है। तो इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। हम लोग अगर देखते हैं तो इसके, मैं मतलब ओवरऑल कहूँगा तो पॉजिटिव ही ज़्यादा है, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, कोई सूचना लेनी है, तो वो बहुत आसानी से मिल जाती है। एक इसका डिसएडवांटेज जरूर है कि आप खोजने एक चीज़ जाते हैं और वो कहता है कि 1 लाख अवेलेबल है। तो मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत होती है इंटरनेट पे। और अभी आपने देखा ही है कि किस तरीके से किसी पे अटैक करना है, किसी के करेक्टर को मेलाइन करना है, तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। मतलब किसी को भी ये किसी भी विषय पे कह सकते हैं कि भाई ये गलत है, ये वो है। तो ये चीज़ें बड़ा एक इसका डिसएडवांटेज तो है। बट ओवरऑल आई फील देयर इज एन एडवांटेज, देयर इज अ क्लियर एडवांटेज। मतलब जो एडवांटेज लेना चाह रहा है हाँ जी। उसके लिए एडवांटेज ही एडवांटेज है। और जहाँ पे कोई जरा सा भी वीक है, अगर मैं वो अपने आप फिसल को- जाएगा। वो फिसल जाएगा उसमें। उसकी संभावना रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ भी समय के साथ लोगों को समझ में आ रही है, और बच्चे भी ये जानते हैं कि भाई कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी सही है। तो दे आर एबल टू सी द राइट थिंग्स। और एक देखो, इसका एक और नुकसान है, मैंने खुद देखा हमारे घर में। मेरी बेटी 12th में थी 2017 में, तो वो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल यूट्यूब से सीख रही थी। तो मैंने कहा ये तो लैब में करने की चीज़ है, टाइट्रेशन था। हाँ। तो लैब में करने की चीज़ भी बच्चा वो यूट्यूब से अगर सीखने लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो सिखलाई तो कमज़ोर हो गई। एग्जैक्टली। तो इसी तरह इंजीनियरिंग में मैं एक कोई चीज़ मैं लेथ मशीन पे काम करके सीखूं, एक मैं वही यूट्यूब पे देखूं, तो मेरी सिखलाई, मैंने ठीक है, मैंने समझ लिया लेथ मशीन कैसे काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमज़ोर रह जाएगी। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज देखने को मिलता है कि प्रैक्टिकल थिंग्स ऑल्सो पीपल आर ट्राइंग टू लर्न थ्रू दी यूट्यूब। सो उसमें भाई मशीन चलाई, हाथ निकाले हुए, तो मैंने मशीन तो सीखी नहीं, लेकिन एक सुपरफिशियली मैंने इंटरनेट से सीख ली, मैंने इंटरव्यू में जवाब भी दे दिए। तो वो एक प्रॉब्लम, मैं कहूँगा थोड़ी शैलो लर्निंग की प्रॉब्लम भी रहेगी इसमें, वो आ रही है। सर, आपने अभी लेथ मशीन का नाम लिया। जी। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? एजुकेशन बैकग्राउंड 12th तक साइंस था। उसके बाद एक्चुअली मेरा साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों रहा है। अच्छा। तो 12th तक PCM था। उसके बाद आर्ट्स लिया ग्रेजुएशन में, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी। उसके बाद MBA किया, फिर Okay. PhD किया यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, उसके ऊपर PhD मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से। और उसके अलावा सारी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर से। यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर। जोधपुर से। बहुत लोग इंडिया से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि बाहर जाना चाहिए हमें पढ़ने के लिए, वहाँ जाकर कुछ अलग बेनिफिट मिलेगा, या वो पढ़ाई आज के टाइम में हम इंडिया में रह के भी कर सकते हैं? देखो, बाहर जो बच्चे जा रहे हैं वो 2 टाइप के बच्चे हैं। एक जो बाहर शिक्षा ग्रहण करके वापस इंडिया आके काम करते हैं, और दूसरे वो हैं जो ये सोच के जाते हैं, वो इसीलिए एडमिशन लेते हैं कि मैंने वहाँ सेटल। 2 टाइप के हैं। तो
मैं समझता हूँ पहली कैटेगरी बेटर है कि आप वहाँ पढ़े लेकिन आप यहाँ लौट आए। जो वहाँ जो बाहर सेटल होने वाला जो मामला है वो तो मैं कहता हूँ अभी के हालात में तो वो एक बहुत बड़ा भ्रम है कि वहाँ लाइफ अच्छी है। मेरे पास बहुत प्रमाण है कि वहाँ लाइफ अच्छी नहीं है, ना ही हो सकती है। बिल्कुल। और ठीक है, हम ये बोलते हैं कि यहाँ AQI है, पोल्यूशन है, वहाँ वो नहीं है, लेकिन वहाँ की लाइफ हमने देखी है, बहुत नज़दीक से देखी है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ की लाइफ बहुत बढ़िया है। और मैं एक उदाहरण दूं कि मेरा एक फ्रेंड है, मेरे साथ हिमाचल प्रदेश में था, वो अर्नी यूनिवर्सिटी में, तो ही वॉज M.Tech और उसको कनाडा का PR लगा, तो वो वहाँ चला गया। उसकी वाइफ पंजाब गवर्नमेंट में टीचर है, तो दोनों चले गए भी, ठीक है कनाडा में अच्छी लाइफ है। तो PR में एक कंडीशन है कि 5 साल रहना पड़ता है। वो 2 साल रह के PR अपना छोड़ के वापस आ गए। तो उससे मैं पूछता था भी वापस कैसे आ गए? बोले यार यहाँ तो मालिक थे, वहाँ जाके नौकर बन गए। और बोला यहाँ तो मेरे पापा का बनाया हुआ इतना अच्छा मतलब मकान है पठानकोट में, और वहाँ मैं जिन हालातों में रह रहा था तो मैंने निर्णय लिया कि मैं वहाँ कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो ये एक बहुत सच्चाई है, रियलिटी है कि बाहर का केवल एक मैं कहूँगा एक वर्चुअल है वो। द रियलिटी इज़ वेरी बैड देयर, मतलब नॉट बैड बट इट्स वेरी टफ। वहाँ पे बहुत मुश्किल है। और बाकी महंगाई वगैरह की तो अभी क्या बात करूं मैं, वो इट्स वेरी टफ देयर, वेरी टफ। एंड सेकेंडली ये देखिए कि अभी तक हम बाहर इसलिए जाते थे क्योंकि वो देश अमीर है, हमारा देश ऐसा मानते हैं कि गरीब है। लेकिन अभी IMF क्या कह रहा है आज के दिन? IMF कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, IMF कह रहा है कि अभी इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट GDP इन द वर्ल्ड 2024 में। 2047 में इट विल बी द 2nd लार्जेस्ट GDP इन द वर्ल्ड। 2047 में सेकंड इंडिया होगा, फर्स्ट चाइना होगा, और 2060 में इंडिया फर्स्ट होगा, चाइना सेकंड होगा। तो अगर 2024 से 2060 तक 5th लार्जेस्ट से टॉप तक जाना है तो हमने बाहर क्यों जाना है? हम ही ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल। वाई अवर किड्स आर गोइंग आउट? ग्रोथ तो यहाँ है और जा बाहर रहे हो। तो ये अभी देखने में भी आया है पिछले 3-4 सालों में, जो हमारे जानने वालों के बच्चे गए तो वो वहां जाके पछता रहे हैं और वापस भी लौट के आ रहे हैं। क्योंकि वो जो एक है कि भी वहाँ बहुत सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। नाउ इंडिया इज ऑन द ग्रोथ पाथ बिकॉज ऑफ अवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्योंकि हमारे यहाँ जो आबादी है उनका एज ग्रुप वो है जो कमाता है, जो काम करता है, जो अर्निंग वाला है। तो अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी 5th लार्जेस्ट से टॉप तक जा रही है आने वाले 36 सालों में, तो मैं समझता हूँ आने वाले 36 साल तो स्वर्णिम है हमारे बच्चों के लिए। एग्जैक्टली। तो ऐसे में अगर कोई बाहर जा रहा है तो मैं इसको मूर्खता के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ये एक भ्रम है और इस भ्रम को त्याग देना चाहिए लोगों को। जो लोग वहां जाते भी हैं, अक्सर करके ज्यादातर लोग लोन लेके जाते हैं। बिल्कुल, ये और बात सच्चाई है। वो लोन चुकाने में, पे बैक करने में उनको उधर काम करना पड़ता है, नहीं तो वो लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है कि अगर मुझे आगे एक्सटेंशन नहीं मिला, 2 साल का कोर्स करके 3 साल का तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता है, बट अगर आगे नहीं मिला तो बाकी का लोन कैसे चुकाएंगे? ये एक जो भी बच्चा बाहर जा रहा है उसकी यही कहानी है कि वहाँ पे क्या सिस्टम है कि अगर आप देखो तो जैसे इंडिया से वहाँ उलट सिस्टम है। इंडिया में क्या है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है तो वो गवर्नमेंट का होगा और उसकी फीस कम होगी। से फॉर एग्जांपल IITs, NITs। वहाँ उलट है क्योंकि वहाँ सब कुछ प्राइवेट है। गवर्नमेंट जो अधिकतर जो बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड, येल, वार्टन या ऑक्सफोर्ड या किसी की बात करूं, तो वहाँ पे सिस्टम है कि बेटर द रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी हायर इज द फीस। तो वहाँ पे एक US में बोलते हैं आईवी लीग, IVY, आईवी लीग है। आईवी लीग में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फीस 1 ईयर PG की 1 करोड़ से ऊपर है। तो अगर कोई 1 करोड़ का लोन लेके बच्चा वहां जा रहा है तो आप सोचो कि उसको चुकाने में कितना टाइम लगेगा, और ये बहुत उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि बाई चांस अगर उसका नहीं रिन्यूअल हुआ या उसको ठीक पेमेंट वाली नौकरी नहीं मिली तो वो लोन चुका नहीं पाता है। और सच्चाई में बता रहा हूँ आपको, माँ बाप अपना मकान गिरवी रख के लोन लेके उनको भेज रहे हैं, क्योंकि गिरवी रखने से लोन की इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है। तो से फॉर एग्जांपल अगर 11.5 इंटरेस्ट रेट है विदाउट मॉर्गेज, तो वो 10.5 हो जाती है। विद मॉर्गेज तो जनरली लोग अपना मकान गिरवी रख देते हैं।
तो बच्चे के ऊपर भी टेंशन है, माँ बाप के ऊपर भी टेंशन है। तो मेरे ख्याल से ये तो कोई वाइज डिसीजन हुआ नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूँ। एंड ऐसा कुछ, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ खास नजर आया नहीं वहाँ की यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, पैसा वहाँ ज्यादा है तो सब कुछ सिस्टम बढ़िया होंगे, अदरवाइज अंदर की कहानी कोई खास बढ़िया नहीं। और अगर मतलब क्या रीजन है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज अब इंडिया में अपनी वो ब्रांच खोल रही हैं, और जो गिफ्ट सिटी बना है गुजरात में और जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में है, इसका पर्पज यही है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज यहीं आके अपनी यूनिवर्सिटी खोल लें। तो डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने तो ऑलरेडी गिफ्ट सिटी अहमदाबाद जो है गांधीनगर, वहाँ अपना यूनिवर्सिटी खोल लिया है। दैट इज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट इट्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया। और भी ये सब आकर के यहीं अपनी यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, क्योंकि बाहर जाना बहुत भारी पड़ रहा है बच्चों को। तो ये बात सही है कि लोन लेना ये एक बहुत ही विशियस सर्कल है, और इसमें हम सिर्फ इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम इमेच्योर हैं, हम सच्चाई के आगे की सच्चाई को नहीं देख पाते। सर ये तो बात रही एजुकेशनल लोन की। आजकल हम कहीं भी जाते हैं, मॉल में, पेट्रोल पंप पे, किसी भी मार्केट में, आपको लोग खड़े हुए मिल जाएंगे, आप क्रेडिट कार्ड ले लें। हाँ, वो भी एक हमारे पास भी फोन आते हैं, आपके पास भी आते हैं। तो क्रेडिट कार्ड एक मतलब उसमें वो बहुत प्रलोभन देते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड में 1 लाख का खर्च करेंगे तो आपको 5,000 उसमें फ़ायदा होगा। तो ये भी जो ओवर स्पेंडिंग है, जो हम बोलते हैं कि भाई जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने हैं, तो क्रेडिट कार्ड से कि नहीं, जितनी चादर है उससे ज़्यादा पैर पसारो, तो वो कॉन्सेप्ट तो बेसिकली गलत है, फंडामेंटली गलत कॉन्सेप्ट है वो। तो इसीलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पॉपुलर भी नहीं है। हम जैसे लोग डेबिट कार्ड पर ही चलते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते ही नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो बेटर है मैं खर्च ना करूं, रादर इसके कि खर्च पहले कर दूं बाद में चुकाऊं। तो हाँ ठीक है, मकान वगैरह बनाने में जहाँ बड़ा अमाउंट चाहिए वहाँ लोन सबको लेना है, और मकान तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू बढ़ती है। तो क्रेडिट कार्ड एक मैं समझता हूँ बहुत ही एक भ्रमजाल है, जो जिसकी वजह से बाद में स्ट्रेस भी आता है, टेंशन भी आते हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं बच्चा डिप्रेशन में है, तो जब हम उसको केस को स्टडी करते हैं तो हमें जनरली ये पता चलता है कि डिप्रेशन में वो लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। जिसके पास कुछ नहीं है, वो उसके माइंड में डिप्रेशन कैसे आएगा? उसका माइंड तो भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है कि मैंने स्ट्रगल करना है, मैंने आगे ये करना है। जिसके पास सब कुछ है ना, उसका दिमाग खाली है, क्योंकि उसके है कि ठीक है पापा ने कमाया है, तो वो फिर कुछ ना कुछ वो लेट उठना और वो मतलब सारी ही एक्टिविटी उसकी गलत हो जाती है। तो डिप्रेशन, अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो बड़े प्रसिद्ध एक्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि डिप्रेशन इज अ अर्बन फिनोमिना। बोलता है गांव में क्यों नहीं होता? क्योंकि गांव में बच्चे को उठते पता है उसको, मेरे को आज ये काम करना है, खेत में जाना है, खेत में जाना है, पढ़ाई भी करनी है, गाय भैंस का दूध भी निकालना है, तो वो ही इज बिजी। तो डिप्रेशन इज बेसिकली अ फिनोमिना ऑफ पीपल हु आर नॉट बिजी। इफ आई एम नॉट बिजी आई विल ऑल्सो बी डिप्रेस्ड। अगर मुझे कोई कह दे कि अभी आपने 1 साल कुछ नहीं करना है, मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा देखा है कि डिप्रेशन उन्हीं लोगों को आ रहा है जिनके पास सब कुछ है, क्योंकि उनको कोई आगे करने को पता नहीं, उनको कोई दिखता नहीं है, तो वो खाली हो गए। तो ये तो डिप्रेशन का मैंने देखा। हमारे यहाँ बच्चे हैं, और अभी तो कॉलेज में साइकोलॉजिस्ट रखना मैंडेटरी भी कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि कॉलेजेस को, स्कूल्स को साइकोलॉजिस्ट मैंडेटरी क्यों किया है गवर्नमेंट ने? इसका मतलब डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली वो लोग हैं जो थोड़े अमीर हैं। इसमें मतलब नॉर्मल बच्चा नहीं डिप्रेस होता कभी भी। सर गरीब लोगों के लिए हम बात करेंगे ही, स्पेशली है, लेकिन आज हम उन लोगों के ऊपर भी बात करना चाहेंगे। मान लीजिए कोई पैसे वाला है, अमीर है, अब वो डिप्रेशन में चला गया और बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? उनके लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, और वो भी 2 टाइप के। एक तो फुल टाइम हमारे यहाँ रहते हैं ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, और एक हम एक्सपर्ट बुलाते हैं हफ्ते में 1 दिन। तो जो हमारा रेगुलर साइकोलॉजी देखता है कि ये ज़्यादा ख़राब हो रहा है केस, तो उनको रेफ़र करते हैं, जो 1 डे आते हैं। और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो उसके आगे फिर हम ट्रीटमेंट के लिए भी रेफ़र करते हैं, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे इंसोमानिया, अनिद्रा इतनी ज़्यादा हो गई है कि भाई नींद ही नहीं आ रही, तो फिर उसको दवाई देनी ही पड़ती है, वो जब ही जाकर के थोड़ा ट्रैक पे आता है। तो वी हैव अ फुल टाइम साइकोलॉजिस्ट, वी हैव अ विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट, एंड ऑल्सो वी रेफर टू आउटसाइड साइकोलॉजिस्ट। 3 लेवल का हमारा सिस्टम रहता है उन बच्चों का जो कि इस तरह के केस में आते हैं। देखो मैं आपको इसका डिप्रेशन का बताऊं। डिप्रेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो कहीं ना कहीं
अगर मैं अंतर्मुखी नहीं हूं ना तो फिनोमिना मेरे को परेशान करेगा। इसका मतलब सर? इसका ये मतलब है कि मैं दूसरे के, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक स्टूडेंट मेरे पास आई, हर नेम वो, ठीक है, तो वो बोली सर आई एम वेरी अनहैप्पी क्योंकि आपने मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं दिए इंटरनल्स में। तो मैंने शीट निकाली और देखा तो उसके 30 में से 29 थे। तो मैंने कहा आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिए? तो बोली नहीं सर, आपने मेरी फ्रेंड को 30 में से 30 दिए। तो ये आउटसाइड फिनोमिना हो गया ना। हाँ। तो मैं अंतर्मुखी नहीं हूं, मैं अपने 29 तो देख ही नहीं रहा हूं। मेरे को मेरे 29 तो 0 दिख रहे हैं और मेरे को उस पड़ोसी के 30 जो है वो 30 दिख रहे हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं अंतर्मुखी नहीं होता ना, तो यानी कि माइंड में कहीं ना कहीं वन नीड्स टू बी वेरी थॉटफुल, और अपनी समस्या को ना अपने अंदर ही मंथन करके सॉल्यूशन जो नहीं निकाल सकता ना, वो थोड़ा सा परेशान रहता है। तो अभी इसका मैं अभिषेक बच्चन का इंटरव्यू देख रहा था, तो उससे पूछा भी आप में और आपके पिताजी में क्या बेसिक डिफरेंस है? बोले मेरे पिताजी बहुत अंतर्मुखी हैं, मैं उतना अंतर्मुखी नहीं हूँ। तो बोले क्या मतलब है? बोले साहब वो अपने घर में लाइब्रेरी में रहते हैं, वो घर वालों से ही बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, और जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो ही इज़ ग्रेट, बट वो घर में बोलते ही नहीं। वो ही इज़ वेरी वेरी इंट्रोवर्ट। अमिताभ बच्चन, अभिषेक सेड दैट। और मैं आपको उदाहरण दूं कि एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल हुआ कि एक बच्ची के पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया, वो यहीं रहते हैं नोएडा में, बच्ची ने लॉ में, वो शायद 3rd ईयर 4th ईयर में होगी, अच्छी होशियार बच्ची है। तो उसके पेरेंट्स ने फ़ोन किया, सर आपसे मिलना है, कब मिलोगे आप? 5 बजे के बाद मिलना है। तो मैंने कहा ऐसा क्या काम आ गया, मुझे लगा कि कोई सिफारिश होगी मार्क्स की। तो एक दिन जैसे मैं आज सैटरडे को आया हूँ, तो उस दिन मैंने फ़ोन किया कि मैं इस सैटरडे को आ रहा हूँ, आप आ जाओ। तो वो आए, डॉटर, मदर एंड फादर, और बोले साहब बच्ची डिप्रेशन में। कहा क्या हो गया? साहब एक इसका एक नकल का केस बन गया। तो ठीक है, हो जाता भी, देखो जिंदगी में गलती सबसे होती है। तो अब क्या, वो थोड़ा सा वो स्टेटस वाले लोग थे, तो उनको लगा कि नकल का तो मतलब, तो फिर क्या, यूनिवर्सिटी में एक बहुत लिबरल रूल है कि अगर मेरे पास पर्ची पकड़ी गई और उसमें देखा कि वो चेक किया, शीट में अगर लिखा हुआ है, तो वो रादर देन पनिश करने के बोलते हैं इस सब्जेक्ट में रीअपियर दे दो। तो उसको लॉ के उस सब्जेक्ट में रीअपियर आ गई थी। तो बोले बच्ची इसलिए डिप्रेशन में है कि जिंदगी में कभी रीअपियर नहीं आई और अब इसके रीअपियर आ गई है। तो मैंने कहा क्या रीअपियर आना बहुत बड़ी चीज है? बोले हाँ साहब, इसके लिए तो बहुत बड़ी चीज, इसकी कभी जिंदगी में नहीं आई। मैंने कहा अगर मैं ये कहूं कि मेरे कभी रीअपियर आई है तो? बोले अरे साहब क्या मजाक कर रहे हो आप। मैंने उसको अपनी एक ऐसी मार्कशीट दिखाई जिसमें मेरे जीवन में एक रीअपियर थी, और उसका एक से ज्यादा भी हो। तो वो ऐसे देखने लगे कि सच है क्या। वो ऑल मदर फादर डॉटर तीनों ने ऐसे 5 मिनट तक वो मार्कशीट को देखते रहे, और मैं देख रहा था कि उसका कहीं ना कहीं जो है वो ट्रीटमेंट हो गया। वो 6 महीने बाद मिठाई विठाई गिफ्ट लेके आए, बोले सर उसके बाद जो है बच्ची ठीक हो गई हमारी। तो कई बार क्या है कि ये मैं कह रहा हूँ बाहरी फिनोमिना है। जब मेरे को लगा कि भाई मैं अभी इसको पॉजिटिव साइड में बता रहा हूं कि वो मेरे से ज्यादा दुखी है, तो मैं सुखी हो गया। तो इट इज एक्चुअली अ एक्सटर्नल इंटरनल फिनोमिना दैट हम 29 को कम मान रहे हैं क्योंकि दूसरे के 30 हैं, और मुझे मेरी सप्ली ना के बराबर लगने लगी जब मैंने देखा कि मेरे सामने वाले की भी सप्ली है। तो ये इस तरह से फिनोमिना होता है। तो हम कई बार देखते हैं कि बच्चों को ट्रीट करने में एग्जाम्पल देना और सच्चे एग्जाम्पल देना, ऐसे हवाई एग्जाम्पल से काम नहीं चलता, वो बहुत काम करते हैं। दे वर्क वेरी वेल। और इस बच्ची का मैं बता रहा हूँ, द मोमेंट दे सॉ माय ओन मार्कशीट, उनका डिप्रेशन यहीं खत्म हो गया, इसी कमरे में खत्म हो गया। वो 6 महीने बाद आए गिफ्ट लेकर के कि आपने बच्ची का ट्रीटमेंट कर दिया। तो मैंने कहा मैंने ट्रीटमेंट तो सच्चाई से किया, जो फैक्ट है वो बताया मैंने। दे कुड नॉट बिलीव कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कभी। तो ये है जी डिप्रेशन की कहानी। तो सर आजकल जितने भी लोग ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं, जी कई बार या बार बार उन्होंने भी ठोकर खाई है। बिल्कुल। जितने भी लोग पहुंचे हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन भाई सोने का चम्मच लेके पैदा हुए राइट होते हैं, राइट। और वो लोग अक्सर करके ऊपर उठ नहीं पाते उतना जितना कि ग्राउंड लेवल का इंसान उठ जाता है। वेरी राइट, वेरी राइट। तो सर इसी बात के साथ मैं आपका जानना चाहूँगा कि आपकी जो पैदाइश हुई तो वो किस फैमिली में हुई, और वहाँ से आपको किस तरीके की परवरिश मिली जो कि आप आज इतने बड़े मुकाम पे पहुँच पाए हैं। देखिए वैसे तो मतलब आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इन द सेंस दैट
लाइक जितना हमें समझ है 3-4 जनरेशन का पता होता है, तो उसमें मतलब टचवुड काफ़ी संपन्नता रही है। और माय ग्रैंडफादर सर्व्ड राजस्थान पुलिस, ही रिटायर्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ही वाज इन राजस्थान पुलिस इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, ही रिटायर्ड इन 1957। तो उस जमाने में 57 में सब इंस्पेक्टर वाज अ बिग ऑफिसर, तो दैट वे आई एम लकी। एंड क्योंकि दादाजी अच्छी पोजीशन पे थे, तो उन्होंने पिताजी को भी अच्छा पढ़ाया। तो फादर डिड इज एमए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर इन 1970, and soon after my father joined as professor in University of Jodhpur in economics. The chief minister of Rajasthan, Ashok Gehlot, has been my father's student. ओके Yeah, he was. My father has taught him. He used to come to our home for asking queries in economics. तो इसकी वजह से उन्होंने फिर बाद में जब अशोक जी सीएम थे, तो फादर को राजस्थान में एक ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर है, वहाँ का वाइस चांसलर भी रहे मेरे पिताजी 2013 से 16। तो अभी भी वो अच्छा रिटायर्ड जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दैट वे आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि 3 जनरेशन जहाँ तक हमने देखा है तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत इज्जत वाले रहे हैं। और ऑफ कोर्स पैसे का तो क्या करें, मतलब जितनी नीड है उतना है हमारे पास, तो उस सेंस में आई बीन वेरी फॉर्चुनेट। तो मतलब माय ग्रैंडफादर हैड सो मच ऑफ विजन कि उन्होंने फादर को 68 में 1968-70 बैच में एमए इकोनॉमिक्स करवाया, घर से दूर भेज के करवाया, हॉस्टल में रह के करवाया। तो उस सेंस में येस आई एम वेरी फॉर्चुनेट। एंड फैमिली सेंस में माय वाइफ इज पीजीटी इकोनॉमिक्स इन हरियाणा गवर्नमेंट, एंड डॉटर इज इन यूएस, सन इज डूइंग बीटेक। तो गॉड इज काइंड, भगवान की बहुत कृपा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। सर, आप जैसे कि एक हायर मिडिल क्लास फैमिली से आते Yes. हैं, तो इसमें आपने कहीं वो डिप्रेशन वाला फेज आपकी लाइफ में आया? डेफिनेटली आया, बिल्कुल आया, इसमें ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ना आया हो। तो जब मैंने एमबीए में एडमिशन लिया 93-95 बैच में, तो एमबीए में एक सिस्टम होता है कि प्रेजेंटेशन देना होता है, कि कोई टॉपिक अगर टीचर ने पढ़ाया तो उस टॉपिक पे स्टूडेंट्स को भी आगे आकर के क्लास को बताना। तो उस समय मैं इतना नर्वस हो जाता था कि मतलब कई बार मेरी नींद उड़ जाती थी कि भाई कल मेरे को प्रेजेंटेशन देना है, तो मैं कैसे दे पाऊंगा। तो फिर बाद में पता चला कि भाई नर्वसनेस ही तैयारी होती है, नर्वसनेस इज एक्चुअली प्रिपरेशन। ओके इफ आई एम नॉट गेटिंग नर्वस इट मीन्स आई एम नॉट प्रिपेयरिंग। मैं अगर नर्वस हो रहा हूँ इसका मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो उस समय मैं बहुत शुरू में बड़ा परेशान रहता था, भाई ये कैसे करूँगा मैं। फिर धीरे धीरे उस पर हमने किया, और उसमें मैं कहूँगा कि जब कोई इस तरह का कोई चैलेंज आए, परेशानी आए, तो उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कि कोई भी एक अच्छी सी किताब लेके पढ़ना शुरू कर दो, तो वो उसमें मन लग जाता है, तो आदमी को थोड़ा भूल भी जाता है और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो यस, रीडिंग बुक्स हैज़ बीन माय हॉबी। और कम से कम मतलब 200 ऐसी बुक्स होंगी जो मैंने कवर टू कवर पढ़ी है। मतलब बुक पढ़ने के लिए मैं ये कि उसके कवर से लेके कवर तक पढ़ता हूँ, और उसमें पेंसिल से मीनिंग्स और निशान और कुछ लगाता हूँ। तो मैं लाइब्रेरी की बुक कभी पढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसमें निशान लगाऊंगा तो पेनल्टी लग जाएगी। हाँ तो देयरफॉर आई बाय बुक्स। मैंने कल ही एक बुक ऑर्डर की है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसकी अरुणधति रॉय की। तो वो देखते हैं, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बड़ा अच्छा थीम है। और तस्लीमा नसरीन की लज्जा भी मैंने कल ही ऑर्डर की है। तो ये किताबें पढ़ना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सहारा रहता है हर स्थिति में। और उसके अलावा भी रहता है, फेजेस रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। 2016 में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कंपाला युगांडा में, वहाँ मैंने जाना था मैनेजमेंट का डीन बन के। टिकट भी आ गई थी, सब कुछ हो गया। उसके बाद दैट वाज 9 जनवरी 2017 की मेरी टिकट थी, और 8 तारीख को मैंने उनको डिनाई कर दिया। डिनाई इसलिए किया क्योंकि मैंने देखा कि घर में थोड़ा मुंह लटका हुआ था लोगों का। तो उनको जब डिनाई किया, तो उसके बाद फिर मैं भी बड़ा परेशान रहा 1 महीने की। लोगों ने कहा इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, ये वो। लेकिन वो ठीक है, अब छोड़ दी तो छोड़ दी, वो घर वालों के लिए छोड़ दी। मतलब जब वाइफ मेरी पैकिंग करी थी तो उसका चेहरा बड़ा लटका हुआ था, तो मुझे लगा कि बाहर जाके क्या है, वैसे ही घूमने चले जाओ, अच्छी बात है, लेकिन लंबे समय के लिए ना जाओ। लंबे समय के लिए। तो आई डिड नॉट अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। इट वाज वेरी गुड। मैनेजमेंट का डीन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कंपाला युगांडा में। तो उसके बाद मैं बिल्कुल 1 महीने बड़ा परेशान रहा, अभी वो टाइम मुझे याद आता है।
दिस इज व्हाट, तो रहता है जी, बिल्कुल रहता है ये तो। अप्स एंड डाउन्स आने चाहिए, बिल्कुल आने भी चाहिए, क्योंकि उनसे आदमी को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आती है लाइफ की। अगर सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है तो हम समझ ही नहीं पाते जिंदगी क्या है। तो ये तो बिल्कुल आने चाहिए साहब। कई बार लगता है कि काफी दिन हो गए कोई दिक्कत नहीं आई, आज आ जाए तो अच्छा है। कई बार सुबह से जब शाम को जब जा रहे होते हैं तो बोलते हैं यार आज ऐसा कैसा हुआ, आज कोई दिक्कत नहीं आई दिन में। तो लगता है चलो भगवान कल दे देना दिक्कत। तो आ- इट शुड बी देयर। आपका सर दिन कैसे गुजरता है, मतलब सुबह से शाम तक का जो टाइम है, मॉर्निंग आप उठते जी। हैं, उसके बाद क्या रूटीन अपनाते हैं कि आपने अपने आप को इतना फिट अभी तक रख पाया है? फिर तो यही है कि इसमें सवेरे में 8 बजे कॉलेज पहुंच जाता हूँ। हमारे यहाँ शिफ्ट सिस्टम है कॉलेज में, तो पहली शिफ्ट 8 बजे लगती है और सेकंड शिफ्ट है वो 1 से 6 होती है। तो 8 से 6 तक मैं कॉलेज में रहता हूँ। और सबको पता है कि मैं 8 बजे आ जाता हूँ, तो किसी ने कोई काम है तो वो सवेरे ही लाइन अप कर लेते हैं। पीपल नो आई एम हेयर, तो वो सवेरे, वो मान लीजिए किसी को कोई काम है, बात करनी है, तो वो उस दिन जल्दी आ जाएंगे, उनको पता है मैं सवेरे अवेलेबल हूँ। हम्म। और बस मेन आई थिंक एक ही ऑब्जेक्टिव लेकर के इस सीट पे बैठते हैं। देखिए, मैं अपने काम को बहुत तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। एक कॉलेज हम रन कर रहे हैं तो बहुत तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्या है, बट मैं कहता हूँ एक सिंगल ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखो तो बाकी सब चीजें उससे अलाइन हो जाती हैं। वो ऑब्जेक्टिव है, इस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका उनका वेलफेयर कैसे हो सकता है। सिंगल ऑब्जेक्टिव रखो तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें उसके अराउंड अलाइन हो जाएंगी। अगर मैंने बच्चे का वेलफेयर करना है, माई टीचर शुड टीच वेल, मेरे टीचर को अच्छा पढ़ाना है, टीचर को अच्छी तैयारी करके आनी है, तो फिर वो तैयारी करनी है तो वो मुझे चेक करनी है कि तैयारी है कि नहीं है। एक चीज हो गई क्लासरूम से संबंधित। देन अगर बच्चों को एक्सपोजर देना है तो इंडस्ट्रियल विजिट्स पे भी ले जाना है, पार्लियामेंट विजिट, सारी विजिट्स का एक सेटअप होता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी एक सेटअप होता है, तो उसका कल ही हमने कैलेंडर तैयार किया है, पूरे सेमेस्टर में क्या एक्टिविटीज रहेंगी। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हम सेंटर में बच्चे को रख लेते हैं कि ये एक बच्चा खड़ा है और वो एक एज्यूम कर लो कि वो मेरा ही बेटा है। अब मेरे बेटे को मैं क्या चाहूंगा, उसको कैसी शिक्षा मिले, तो उसके अकॉर्डिंग हम जब चीजों को सोचते हैं तो सब कुछ अपने आप वो उसी के हिसाब से अलाइन हो जाता है। तो हम लोग जैसे क्लास में राउंड्स रहते हैं, डेली के राउंड रहते हैं, तो क्लासरूम में हमने शीशे लगा रखे हैं जिसमें से हम बाहर से देख लेते हैं क्लास कैसी चल रही है। तो सभी क्लासेस में देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि टीचर ने इस लेक्चर में आज कितनी मेहनत की है। अगर पीछे 2-3 बच्चे बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उस टीचर ने वो लेक्चर अच्छा नहीं प्रिपेयर किया, क्योंकि इफ माय लेक्चर इज प्रिपेयर्ड वेल, स्टूडेंट्स विल बी नोटिंग डाउन, वो बात थोड़ी करेंगे। तो फिर एक दिन नोट किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन उस टीचर को हम बुला लेते हैं, अपने जरा नोट्स दिखाओ मुझे। तो क्योंकि सेंटर में बच्चा रख दिया तो मैंने उसके नोट्स चेक किए, तो फिर मैंने कहा भी देखो ये मुझे लग रहा है नोट्स इतने अच्छे नहीं जितने होने चाहिए, आप इसको दोबारा प्रिपेयर करके दिखाओ। तो इस तरह क्या है, 2 तरीके होते हैं करेक्शन करने के। एक तो ये कि मैं पीठ पीछे किसी को बोलूँ वो टीचर खराब पढ़ा रहा है, दूसरा है कि मैं उस टीचर को बुला करके बोलूँ कि ABCD करेक्शन कर। तो मैंने देखा है कि इस मेंटरिंग से बहुत से टीचर हैं वो अच्छे टीचर बन गए, बड़े मैच्योर टीचर बन गए। बट इन द सेंटर इट इज द स्टूडेंट। स्टूडेंट का आप ये देख लो कि उसका वेलफेयर होना है, और वेलफेयर का एक ही मीनिंग है, वेलफेयर से कोई सोशल वेलफेयर नहीं है। वेलफेयर का मीनिंग है जिस दिन बच्चा यहां से पास आउट हो उसको एक अच्छी जॉब होनी चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम काम करते हैं तो क्लासेस भी अलाइन हो जाती हैं और एक्टिविटीज भी अलाइन हो जाती हैं, सब कुछ जो है वो अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाता है। सर जैसा कि कुछ देर पहले हमने बात किया, जी ये जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, इसमें स्ट्रेसफुल लोग ज़्यादातर अर्बन एरियाज में हमें दिखाई देते हैं, वेरी राइट, वेरी राइट। बट रूरल एरियाज में भी हम देखते हैं लोग सुसाइड कर रहे हैं या लोग परेशान बहुत ज़्यादा हैं। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? ये बात सही है कि रूरल एरियाज में भी देर आर ट्रबल्स, ऐसा नहीं है कि वो अछूते हैं इस चीज़ से। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि वहाँ पे कम होता है ऐसा। अच्छा, इसमें भी एक स्टडी की मैंने कि हम ये देखते हैं, फार्मर सुसाइड की बात करूं मैं, तो क्या रीज़न है कि महाराष्ट्र के फार्मर सुसाइड करते हैं, आंध्रा के करते हैं, राजस्थान के, हिमाचल के फार्मर ने आज तक कभी किसी ने सुसाइड नहीं किया, रिकॉर्ड है आज तक का। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जो अब हम सेकेंड एस्पेक्ट पे आ रहे हैं डिप्रेशन के, रीज़न एक कल्चरल एस्पेक्ट भी इसके अंदर है।
कल्चरल इन द सेंस कि एक जगह का कल्चर है कि जो हम क्रेडिट कार्ड सिस्टम की बात कर रहे थे कि मेरी इनकम 1 लाख है और मैं शादी में 4 लाख लगा दूं, एक जगह का कल्चर है। दूसरी जगह का कल्चर है कि अगर मेरी इनकम 1 लाख है, मैं शादी में 25,000 लगाऊंगा कम वॉट में। तो मैं मारवाड़ से हूं, आई बिलोंग टू राजस्थान, और मारवाड़ी अपनी कंजूसी या मक्खी चूसी के लिए वर्ल्ड फेमस है। पर मैं उस चीज के एडवांटेज जानता हूं कि अगर मैं अपनी आमदनी के मुकाबले कम खर्च करूंगा, जिसको दुनिया कंजूसी या कुछ भी बोलती है, तो मैं कभी भी डिप्रेशन जोन में नहीं जाऊंगा। और यही रीजन है कि आज तक आप देखो, बिजनेसेस में भी देखो, मारवाड़ी का बिजनेस फेल नहीं होता। आप सुसाइड्स में देखो, राजस्थान के आज तक एक फार्मर ने सुसाइड नहीं किया। मैं हिमाचल में भी रहा हूं, आज तक कभी हिमाचल के एक फार्मर ने सुसाइड नहीं किया, बिकॉज वहां का कल्चरल एस्पेक्ट है कि खर्च कम करना और संतोषी जीव है। ऑन दी अदर हैंड, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना में हम देखते हैं फार्मर सुसाइड होते हैं। तो वो रीजन यही है कि कोई शादी पे आया तो मेरी सालाना इनकम 2 लाख है और मैंने 10 लाख खर्च कर दिया, देनी है बाइक, मैंने गाड़ी दे दी। तो इस चक्कर में ये कल्चरल एस्पेक्ट भी है जहां पे ज्यादा खर्च करने का, या मैं क्लियर लैंग्वेज में कहूं तो शो ऑफ का जहां कल्चर है, वहां पे ये डिप्रेशन लीडिंग टू सुसाइड वाला पार्ट आपको ज्यादा मिलेगा। जहां शो ऑफ का कल्चर नहीं है, तो ठीक है, दुनिया बोलती है कि ये लोग लाइफ नहीं एंजॉय करते, खर्च नहीं करते, लेकिन मैंने उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा, बिकॉज आई बिलोंग टू एरिया जहां पे सबसे कम खर्च किया जाता है। राजस्थान वो एरिया है जहां मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज्यादा कंजूस लोग मिलते हैं। जिसको आप कंजूसी बोलते हैं, मैं उसको मितव्ययता बोलता हूं, दैट इज इकोनॉमी। तो इट इज ट्रू कि विलेजेस में भी है ये डिप्रेशन का फिनोमिना, बट उसके पीछे कल्चरल एस्पेक्ट है। इन फ्यू states we find that villagers also spend more and therefore they go into this. So basically I believe that ये एक spending pattern है। if spending या को मैं expectation pattern है, अगर मैं expect ज्यादा कर रहा हूं तो मैं definitely depression में जाऊंगा। So the thing is that we need to control our expectation। हम लाइफ से जो हमारी जो उम्मीदें हैं ना, उनको हमको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। If I'll not control them, तो I'll keep on expecting, और एक दिन मैंने फेल होना होता है। तो थोड़ा उनको हम कम करें, अपनी उम्मीदों को, अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस को, तो यू विल नेवर गो इनटू डिप्रेशन। नहीं जाएगा। आज तक कोई मारवाड़ी डिप्रेशन में नहीं गया। उसका रीजन है कि वो खर्च ही नहीं करता, मतलब करता इन द सेंस कि 1 रुपए कमाई तो 25 पैसा खर्च करेगा वो। बाकी इन्वेस्टमेंट करता है, वो बचा के रखता है वो अपना। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हम लोग जोधपुर में रहते हैं, तो सिस्टर की मैरिज हुई, वो भी फैमिली राजस्थान से ही है, बट वो चंडीगढ़ सेटल थे। तो वो वहाँ गई पंजाब के कल्चर में। मेरी बड़ी सिस्टर 1990 में उनकी मैरिज हुई, तो वो हमको आके बताती थी कि वहाँ तो पता क्या कल्चर है कि ना, लोग किराए के मकान में रह रहे हैं और 2-2 गाड़ियां रख रहे हैं। तो बोले जोधपुर में तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं एक किराए के मकान में हूँ और मैं एक कार रख रहा हूँ। बोले पहले मकान बनेगा, फिर स्कूटर आएगा, फिर कार आएगी। एग्जैक्टली। तो ये कल्चर का जो डिफरेंस बता रहा हूं। और पंजाब में इनवेरिएबली पीपल हु आर लिविंग ऑन रेंट, दे ओन 1 कार, 2 कार। और राजस्थान में जब तक घर नहीं बनेगा, वो कार तो छोड़ो, वो बाइक भी नहीं खरीदेगा, वो साइकिल पे चलेगा। घर बन गया ना, उसके बाद वो फिर स्कूटर लेगा, फिर बाद में कार लेगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी जहाँ आ जाती है, और इसी तरीके से हम प्रॉस्परस होते हैं कि भाई हमें पहले ये देखना है कि बेस क्या है, बिकॉज घर से हमारे पास क्या आ रहा है, ये एक एसेट है। कार इज अ लायबिलिटी। कार की वैल्यू साल दर साल कम होगी, घर की बढ़ेगी। आज घर जो है, वो जो लोगों ने चंद हजारों में लिए थे, वो कहाँ उनकी वैल्यू हो गई, और जो कार ली वो 0 हो गई है। कार तेल पिएगी, घर रेंट देगी। हाँ, तो वो डेप्रिशिएट होगा, वो एप्रिशिएट होगा। सो दिस इज द डिफरेंस इन कल्चर। पंजाब में पीपल विल इन्वेस्ट ऑन थिंग्स जो डेप्रिशिएट होती हैं, राजस्थान में दे विल इन्वेस्ट ऑन थिंग्स जो एप्रिशिएट होती हैं। तो कभी भी कोई घर बनाने से पहले गाड़ी नहीं लेता राजस्थान में, और पंजाब में हर एक लेता है। बोलता घर तो बन जाएगा। वही वो कहते हैं, नहीं वो क्या, खाओ पियो ऐश करो मित्रा एंड ऑल दैट। तो वो वाला जो कल्चर है ना, वो बेसिकली वो डिप्रेशन की जड़ है। मेरा तो यही मानना है। ये खाओ पियो ऐश करो मित्रा वाला ऐसा नहीं है। वन हैज टू टेक लाइफ सीरियसली। हमको लाइफ को सीरियसली लेने की जरूरत है। ये इस तरह किसी के मतलब फिल्मी गानों में आकर के और वो नहीं खर्च करने लगना चाहिए, जो कि जनरली बह जाता है आदमी ना। दिस इज व्हाट। अभी गांव में एक तो हमने ये देखा कि लोग, या फिर रूरल एरियाज कर लें, अर्बन एरियाज, कहीं की बात कर लें, जो लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट अगर देखते हैं तो कई सारे लोग
ये सोचते हैं कि भूत प्रेत बाधा हमारे ऊपर आ गई है, और इसका बहुत लोग फायदा भी उठाते हैं, पंडित लोग, निगेटिव बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल। तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका? इसके ऊपर मेरा यही कहना है कि ये घोर अंधविश्वास है और इससे हमको फाइट करना पड़ेगा, और इससे फाइट करना आसान नहीं होता है। मैं आपको अपने घर का एग्जांपल दूं कि एक हिमाचल में पालमपुर में एक बाबा हैं, एक जगह है पालमपुर के जस्ट पास में कंडबाड़ी। तो उन बाबा का, वो बड़े मशहूर बाबा हैं। तो अभी पीछे रजनीकांत जो है वो हिमाचल घूमने गए तो उन बाबा जी के आश्रम में ही रुके थे। आप उनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, मतलब सब मशहूर सेलिब्रिटीज उनके यहाँ जाते हैं। तो हमारे भी एक रिलेटिव है, वो उनके यहाँ जाते हैं। तो मैं भी गया वहाँ, भी देखते हैं क्या है। तो देखा जी, बाबा जी क्लेम कर रहे हैं मेरी 200 साल उम्र है। तो मेरे को मन में तो हंसी आई बड़ी, और जी बाबा जी जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं बीमारी दूर हो जाती है। तो फिर मतलब मैंने तो बिल्कुल ही मजाक लगा मुझे, और बोलते हैं गोल्डन टेम्पल जब बना तो उसकी पहली ईंट बाबा जी ने रखी थी। तो ये सब क्या है कि आई थिंक इट इज कंप्लीट सुपरस्टिशन। भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। मेरी माता जी एक बात कहा करती थी कि बेटा भूत क्या होता है, जिंदा आदमी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मरने के बाद क्या बिगाड़ लेगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ भूत प्रेत। भूत तो मरने के बाद है ना। अरे जिंदा कोई नहीं मेरा कुछ बिगाड़ पा रहा, मरने के बाद क्या बिगाड़ लेगा, वो तो मर गया। तो ये सब बहुत सुपरस्टिशन है। और ये भी देखो, इसका भी मैं आपको बता दूं, सुपरस्टिशन भी, कोविड का आप एग्जांपल ले लें। कोविड में लोगों ने झाड़े लगवाने गए, लोग मेरे ख्याल से वही लोग गए जिनके पास ट्रीटमेंट का पैसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं देखो, इसमें जो मेडिकल सुविधाएं जैसे जैसे हमारी सुधरती हैं, तो ये भूत प्रेत और ये कहानियां भी सब खत्म हो जाती हैं। और आदमी सीधा, अगर मेरी प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाऊंगा, दवाई लूंगा, ठीक हो जाऊंगा, मैं कोई झाड़ा लगवाने नहीं जाऊंगा। और देखो ऐसा नहीं है, हमने भी जीवन में कोई झाड़ा जरूर लगवाया होगा, बिल्कुल। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि हमारा बैकग्राउंड ऐसा रहा है, क्योंकि ग्रैंडफादर भी अच्छे पढ़े लिखे थे। तो मतलब कभी हमारी दादी ने भी इन अंधविश्वासों में विश्वास नहीं किया। एंड शी ऑल्सो यूज टू से कि भाई ये सब बकवास है। तो बैकग्राउंड हमारा, मैंने कहा ना, आई एम फॉर्चुनेट कि बैकग्राउंड ऐसा रहा कि इवन हमारे दादी ने भी कभी नहीं कहा कि नहीं झाड़े लगवाने से कोई ठीक हो जाता है। वो भी ये कहती थी ये सब बकवास है। तो ये सब बहुत बड़ा सुपरस्टिशन है, और ये एक गैंग होता है जो इसको प्रमोट करता है, क्योंकि इससे उनको चेले मिलते हैं। और अभी हमने देख ही लिया है जिस तरह से जो रिसेंटली बाबा लोगों का जो आया है। रिसेंटली, और मैं तो देखो, मैं अभी हरियाणा में सेटल्ड हूँ। हरियाणा में दो बाबा हैं जो भी जेल में है। एक रामपाल है, दूसरे वो सिरसा वाले राम रहीम है। हमने इन दोनों को बहुत क्लोजली देखा है। मैं तो स्टडी करने के लिए इनके आश्रम भी विजिट किए, और जब आश्रम विजिट किए तो मतलब लगा कि कमाल के वो लोग हैं जो इन पे यकीन करते हैं। पता नहीं वो कैसे लोग हैं। फिर देखा वो लोग कैसे हैं, तो लोग वो थे जो जिनके पास खोने को कुछ था ही नहीं। अब एक बिल्कुल एक मजदूर है जो सड़क पे सो रहा है, ये बोलेंगे जी आप अपनी बेटी को हमारे कन्या विद्यालय में कराओ, हम इसको हॉस्टल में रखेंगे, हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो वहां वही जाएगा जिसकी बेटी सड़क पे सो रही है, मजदूर है, वो अपने बच्चे को वहां करा देगा। आप और हम तो कभी नहीं कराएंगे। तो ये बेसिकली दे एक्सप्लॉइट द वीक वंस। दैट इज द बाबा फिलॉसफी। और फिर जब थोड़े फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो अगर मेरे पास 10,000 फॉलोअर्स आ गए तो कोई ना कोई पॉलिटिशियन मेरे पांव छूने लगेगा। और जब पॉलिटिशियन पांव छूने लगेगा तो उसकी फोटो को मैं मशहूर कर दूंगा, तो चंद IAS IPS भी मेरे पास आ जाएंगे, बाबा जी ट्रांसफर, जो कि फिल्मों में दिखाया भी गया, बहुत अच्छे से इसका चित्रण भी किया गया। तो फिर एक इंडस्ट्री पनप जाती है जिसमें बाबा पावरफुल हो जाते हैं। सिरसा वाले राम रहीम को मैंने बहुत क्लोजली स्टडी किया, क्योंकि जो हमारा पैतृक गांव है वो सिरसा से 20 किलोमीटर दूर ही है, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में, राजस्थान में। तो आई हैव स्टडीड दीज पीपल वेरी क्लोजली। मैं आश्रम में जाता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो बहुत मतलब तरस आता है उन लोगों की मानसिकता पे जो जो इन पे विश्वास करते हैं। मतलब जानते हुए भी कि ये धोखा दे रहे हैं, फिर भी इन पे विश्वास करते हैं। क्योंकि मैं अगर खाली पेट हूँ तो सोचता हूँ ठीक है, अगर बाबा जी के पैर छू के मुझे रोटी मिल रही है तो छू ले पैर, क्या है। यही इनकी बाबाओं की फिलॉसफी है। और क्या है, आप देखो इन बाबाओं के प्रवचन में आता कौन है, वो कैटेगरी देखो कौन सी है। कोई कोई सर्विस क्लास वाला जाएगा नहीं वहाँ उनके पास। तो ये एक पर्टिकुलर वीक तबके को एक्सप्लॉइट करते हैं, और क्योंकि उसके पीछे वोट हैं तो पॉलिटिक्स भी बीच में आ जाती है। पॉलिटिशियंस इनके चेले हो जाते हैं, और फिर ये बड़े हो जाते हैं, बाबा रातों रात बड़े हो जाते हैं। आसाराम बाबू हमारे जोधपुरी जेल में है अभी। तो सुपरस्टिशन की हद है कि जब वो उनकी जाते हैं, वो
उनकी जो सुनवाई होती है, तो जिस रास्ते से वो आशाराम बापू की वो जाती है गाड़ी, तो लोग जहाँ से टायर जाते हैं वहां के ऐसे ऐसे करते हैं मिट्टी को, सुपरस्टिशन की हद है, अभी भी करते हैं। तो दिस इज द एंटायर स्टोरी विच इज रनिंग अराउंड। बट यस, इट इज ट्रू कि ऑल दी बाबाज आर सपोर्टेड बाय पॉलिटिशियंस। उसके बगैर पनप सकते हो क्या आप? पनपाने के लिए आपको, क्योंकि आपके पीछे वोट हो जाते हैं, तो पॉलिटिशियंस आपको सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिशियन का सपोर्ट मिल गया तो आप बड़े हो गए, रातों रात बड़े हो गए आप। ऐसे लोगों को क्या करने की जरूरत है जो वीक हैं, मेंटली वीक हैं? तो ऐसे लोग क्या करें कि वो अपनी वीकनेस को रिकवर कर पाएं? देखो, इसमें एक बहुत अच्छी मूवी है, अ ब्यूटीफुल माइंड, हॉलीवुड की मूवी है, जिसमें वो सच्ची स्टोरी है, अ ब्यूटीफुल माइंड। तो जॉन नाश नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, जॉन नाश, उनको सिजोफ्रेनिया था। तो सिजोफ्रेनिया मींस? सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जिसमें आदमी नॉर्मल रहेगा, लेकिन बीच में एक ऐसा फेज आएगा जो तकरीबन वो पागलपन के करीब चला जाएगा। तो फेजेस आते हैं, आदमी नॉर्मल हो जाता है, पागल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। सिजोफ्रेनिया है बीमारी एक। तो जॉन नाश को सिजोफ्रेनिया था। इट इज, यू कैन से समथिंग लाइक डिप्रेशन। ये एक मानसिक बीमारी है और बहुत खतरनाक बीमारी है। तो जॉन नाश ने उसका ट्रीटमेंट करवाया, बहुत करवाया, उसके माँ बाप ने करवाया। फिर उसको अंदर ही अंदर, जो मैं अंतर्मुखी की बात कर रहा था, उसको ये एहसास हुआ कि नो, मैं इस बीमारी से लड़ सकता हूं। तो उसने इस बीमारी से न केवल लड़ा, बल्कि उसने अपने आप को इतना ठीक किया, जहां सिजोफ्रेनिया वाले को लोग मंदबुद्धि बोलते हैं, उसने अपने आप को इतना ठीक किया कि लेटर ऑन इकोनॉमिक्स में उसको नोबेल प्राइज मिला। तो अ ब्यूटीफुल माइंड इज अ स्टोरी विच एवरीवन शुड वॉच, कि इलाज मेरे अंदर है डिप्रेशन का, बाहर नहीं है। तो उसने एक सोचा कि भी मैं अपनी इस मानसिक बीमारी को मैं अपने अंतर मन से सोच सोच के मैं इसको स्ट्रगल से मैं ठीक करूंगा। उसने किया, उसने दुनिया को प्रूव किया कि सिजोफ्रेनिया वाले मंदबुद्धि नहीं होते हैं। उस नोबेल प्राइज मिला उसको इकोनॉमिक्स में। तो जॉन नाश की है अ ब्यूटीफुल माइंड। आई बिलीव हमारे बॉलीवुड वालों को भी ऐसी स्टोरीज बनानी चाहिए। कुछ कुछ बनाते हैं, बनाते हैं। लेकिन मसाला मूवीज का ज्यादा ट्रेंड है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ नाटू नाटू टाइप्स ज्यादा चलती है। कुछ और आप इसमें सजेशन दे पाएंगे कि कुछ और नए तरीके, कुछ और आसान तरीके? क्योंकि आपने एक बताया कि हाँ हम बिल्कुल जी, बुक्स अगर पढ़ें तो, यस, लेकिन कई लोग होते हैं जो मतलब पढ़ना पसंद नहीं करते, हाँ। तो इट इज ऑब्वियस, तो वो क्या करें? उसके लिए देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक तो इसमें ये है कि मेंटली आई एम स्ट्रांग, तो मैं अपने अंतर्मन से करता हूं। बहुत मुश्किल तरीका है, जॉन नाश ने किया, लेकिन हर एक नहीं कर पाएगा। रीडिंग बुक्स एक बहुत एक सिंपल सी चीज है, जो मतलब हर एक नहीं करता। बुक्स पढ़ना नहीं पसंद होता लोगों को। तीसरा जो तरीका जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो है फिजिकल एक्सरसाइज। देखो, डिप्रेशन का एक कारण फिजिकल एक्सरसाइज का ना होना भी है। अगर मेरा रूटीन है, मैं सुबह से शाम तक कुर्सी पे बैठा हूं और मैं कहीं कुछ घूम नहीं रहा, फिर नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ हद तक मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूं। फिजिकल एक्सरसाइज मीन्स कि फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि मैंने दौड़ लगानी, ये करना, वो नहीं है। जब भी मुझे समय मिला, मैं कहीं पैदल घूमने चला गया, घर के आसपास ही घूमने चला गया, थोड़ा कहीं घूम फिर के आया। तो क्या होता है जब आदमी, और घूमने क्या, किसी को साथ नहीं ले गया मैं, तो जब आदमी अकेला जाता है तो अकेले में कहीं ना कहीं वो माइंड में वो सोचता है प्रॉब्लम को, उसके ऑप्शंस वर्कआउट करता है और सॉल्यूशन पे भी निकल आता है। मैंने खुद कई बार देखा है कि कोई होता भी वर्किंग में, प्रॉब्लम्स तो सभी की आती हैं, तो कोई दिक्कत आई तो मैं वाइफ को बोलता हूँ कि मैं थोड़ा घूम के आ रहा हूँ, तो घूमने निकल जाता हूँ। घूमते 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 पता नहीं क्या होता है, जब वापस घर पहुंचने लगता हूँ तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे माइंड में होता है। तो that's a very simple way. So physical exercise is something which can always help in mental exercise. Always. फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होना मेंटल प्रॉब्लम्स का मुख्य रीजन है। आज के बच्चे घर से बाहर निकल के राजी नहीं है। इवन अपने घर के अंदर कमरा बंद करके, वो उनको मतलब घर में बैठे हैं तो वो चाहेंगे कि कमरे का दरवाजा बंद रहे। तो ये चीज थोड़ी सही नहीं है। मैं अगर बिस्तर पे ही पड़ा हूं, कमरा मेरा दरवाजे का बंद है, द रूम्स डोर इज क्लोज्ड, तो that is little problematic. Physical exercise is definitely a very simple and good solution which anyone can do.
कोई भी कर सकता है इसको। आप जब भी समय मिले, मैं आपको यहाँ का बताता हूँ। ये हमारे कॉलेज के साथ ही बिल्डिंग है, इसके आगे पार्क है बहुत बड़ा। तो कई बार ऐसा होता है कि दिन में बड़े परेशान हो गए, कुछ मतलब चल रहा है, कोई पंगा चल रहा है, तो मैं अपना मोबाइल या रिसेप्शनिस्ट को दे जाता हूँ। वो बोलता हूँ कि मैं आधे घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करता, इस पार्क में ना ऐसे इधर उधर घूमता हूँ। तो घूमते 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 उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है, फिर आकर के यहाँ फ्रेश होकर बैठ जाता हूँ। तो दैट इज समथिंग वेरी सिंपल। भाई मुझे कोई और किसी को भी हम नहीं रोकते, तो हमने तो बल्कि एक यहाँ सिस्टम किया कि वीक में एक दिन पूरे स्टाफ को, हमें तो उसी से ही मेरे एक आइडिया आया। तो वीक में एक दिन हम बुधवार को पूरे स्टाफ को पार्क में घुमाने ले जाते हैं 1 घंटे। तो उसके बाद जो फीडबैक मिला वो सबको ठीक मिला कि हाँ जी, हमको उस पार्क में घूम के बड़ा मजा आया। तो मजा आया का मतलब कि माइंड रिलैक्स हुआ। माइंड रिलैक्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने डिप्रेशन जैसी चीजों को फाइट किया। तो हमारे यहाँ है सिस्टम, हम इसको ब्रिस्क वॉक नाम देते हैं। मैं उसका आपको वो भी भेजूंगा, डिटेल भी भेजूंगा। हर बार उसकी अटेंडेंस होती है वहाँ। हम कुछ बांटते भी हैं, कोई फ्रूट्स वगैरह, एक इंसेंटिव भी देते हैं टीचर्स को। तो हर बुधवार को जाते हैं और हम इसके पार्क, बहुत लंबा पार्क है, तो इसके 2-3 चक्कर लोग काटते हैं, गपशप करके वापस आते हैं। मैं देखता हूँ हंसते हुए, स्माइल करते हुए आ रहे हैं। तो जो अकेला वहाँ पार्क में जाता था, उससे हमने ये डिराइव किया एंड वी स्टार्टेड ब्रिस्क वॉक एक्टिविटी है। बल्कि हमारे भी नैक का A ग्रेड मिला, ये लगा ना 22 मार्च को रिजल्ट आया। हाँ जी। तो नैक की टीम ने भी इस ब्रिस्क वॉक को थोड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला ये बड़ी सही चीज है। तो वो निकली उसी से कि कई बार जब आदमी बहुत परेशान होता है तो मोबाइल यहाँ छोड़ा और चले गए पार्क में। कुछ नहीं, आधे घंटे में सब ठीक हो जाता है। तो वी हैव टू डिवाइस सच थिंग्स। तो कहने का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज इज डेफिनेटली समथिंग विच कैन हेल्प यू। अब मैं सोचने लगूं नहीं नहीं मैं बाहर जाऊंगा क्या होगा, ठीक है एक टाइम के बाद ओके आई हैव टू गो। तो दैट डेफिनेटली इज देयर। और देखो एक और तरीका होता है कि जब जो हमने बात की खर्चा करने की, शादी ब्याह में लोग खर्चा किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए ना। तो कहीं ना कहीं आप ना दूसरों से हटके अपने आप के बारे में सोचने लग जाओ। एक बड़ा अच्छा गाना है, मतलबी हो जा तू मतलबी। तो उस गाने का यही मीनिंग है कि समवेयर समवेयर स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स एंड अपना भी कुछ सोचो। थिंक अबाउट अस। तो दैट सॉन्ग, उसका यही मीनिंग है कि मतलबी हो जा तू मतलबी। तो वो सब चीजें जो हैं ये जरूरी हैं जिससे कि वी कैन मेक अवर माइंड स्ट्रांग। उससे हम माइंड को स्ट्रांग बना सकते हैं। मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े मोटिवेटर हैं। अभी पीछे एक मुझे किसी ने वो व्हाट्सएप भी भेजा था, दुनिया में उनके मोटिवेशन के भाषण चलते हैं और वो खुद सुसाइड कर रहे हैं। सर जहाँ बात आती है मतलबी हो जाने की, तो आपने पहले कहा कि कई लोग क्या करते हैं, अपना कमरा बंद कर लेते हैं, आजकल की यंग बिल्कुल। जनरेशन, यही चल रहा है। और वो अपना कमरे बंद करके अपना क्या करते हैं वो उनको ही पता है, बाहर की दुनिया में वो है ही नहीं। है ही नहीं। उनको ये भी पसंद नहीं कि उनकी मम्मी भी कमरे के अंदर आए। ये जनरली बच्चों की ये साइकोलॉजी है कि अगर उनके माँ या बाप भी कमरे में आए तो नॉक करके आए, परमिशन से आए। तो ये तो है कि क्योंकि उनको मोबाइल एक दुनिया बन गया है, तो उनकी दुनिया उनके पास है, तो माँ बाप की दुनिया से दूर हो रहे हैं वो। तो दैट इज अ प्रॉब्लम दैट the youth is mainly into this mobile and they are moving away from their families। और इसका एक ये भी रीज़न है कि हमारा सोशल ताना बाना ऐसा हुआ, सामाजिक ताना बाना, कि न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई। घर में दादा दादी नाना नानी कोई नहीं है। माँ बाप खुद चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ ना रहें, तो उनके बच्चे कैसे उनके साथ रहेंगे? भाई मैं चाहता हूं कि मैं अपने पिताजी के साथ ना रहूं, मैं अलग मकान लेके रहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं उसके विपरीत अपने बच्चे से उम्मीद कर रहा हूं कि वो मेरे से नजदीकी बनाए। तो जब मैं नहीं बना रहा नजदीकी, तो वो कैसे बन सकती है? वो नहीं बनेगी। बिल्कुल। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो अपने ही बुने जाल में फंस रहे हैं कि हम लोग वो व्यवहार अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं जो हम खुद अपने माँ बाप से नहीं कर रहे हैं। आप एक उदाहरण लें कि मैं अपने बच्चे को, हर एक आदमी अपने बच्चे को, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से ये हो जाता है, सच हमेशा जीतता है। लेकिन उसी समय एक फोन आया और बच्चे को बोला बेटा बोल दे पापा घर पे नहीं है। क्या हुआ? देखो ना हिपोक्रेसी का लेवल देखिए। मैंने प्रवचन तो दिया, लेकिन फोन आते ही मैंने किया क्या? उसका उलट किया। तो इससे बोलते हैं संस्कार जो है, जिसकी कमी की हम बात करते हैं, संस्कार इज नॉट व्हाट यू प्रीच।
जो मैं प्रवचन दे रहा हूं, बच्चे को समझा रहा हूं, वो संस्कार नहीं है। संस्कार इज नॉट व्हाट यू प्रीच, इट इज व्हाट यू प्रैक्टिस। जो मैंने किया वो बच्चे ने पढ़ लिया, जो मैं उसको समझा रहा था वो बच्चे के दिमाग में नहीं घुसा। संस्कार इज नॉट व्हाट यू प्रीच, इट इज व्हाट यू प्रैक्टिस। मैं उसको पढ़ा रहा था सच बोलना चाहिए, सच बोलने के ये फायदे हैं, वो फायदे हैं, झूठ बोलने के ये नुकसान है, और जैसे ही फोन आया मैंने उसी से झूठ बुलवा दिया। तो प्रीच एंड प्रैक्टिस व्हेन इट इज डिफरेंट, देन प्रॉब्लम शुरू होती है, और यही प्रॉब्लम बाद में हम बोलते हैं डिप्रेशन है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ये है कि जब हमारे उसमें फर्क आता है कथनी करनी में, तो वो चीज़ें दिमाग पे असर डालती हैं, तो बाद में ये डिप्रेशन वगैरह की समस्याएं आती हैं। आपके ज़माने में फ़ोन उस समय नहीं था, वो तो बिल्कुल नहीं अभी था। रिसेंटली लैंडलाइन आया है। हमारे सामने आया और 8 साल के इंतजार के बाद आया। तो उस समय ये जो अकेलापन और ये जो स्ट्रेस, तनाव भरी ज़िंदगी है, उस समय ऐसा कुछ होता था या उस समय बहुत बिल्कुल नहीं बेहतर होता था, बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि समय अगर आपने अच्छा बिताना है तो एक ही तरीका था कि अपने भाई बहन, माँ बाप से, पड़ोसियों से आप उनके साथ खेलो, उनसे बात करो। तो जब हम दूसरे इंसान से बात करते हैं तो अच्छा रहता भी, बिकॉज वी से ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। तो सोसाइटी इज समथिंग विच इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस। तो उस समय तो लैंडलाइन ही मैं समझता हूँ 1990 में हमारे लगा होगा, और वो उस समय 3 कैटेगरी होती थी बीएसएनएल की। एक जनरल कोटा होता था, एक ओआईटी होता था, एक ओआईटी स्पेशल होता था। तो उस कैटेगरी में 8 साल में तो नंबर आता था लैंडलाइन का। तो और लैंडलाइन में से भी बहुत ज़्यादा आदमी टाइम पास नहीं करता था। तो ये है कि टाइम पास के लिए हमारे पास ये होता था कि भाई गली में क्रिकेट खेलना, गली मोहल्ले में कुछ, तो उन सब चीज़ों से एक फिजिकल एक्सरसाइज भी होती थी और मन भी लगा रहता था। टेक्नोलॉजी से जहाँ मन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको ड्राई बनाती है, माइंड को वो इमेच्योर बनाती है। तो यस, इट इज़ ट्रू कि टाइम के साथ ये डिप्रेशन का बहुत आया। उस टाइम हमने नहीं सुना था कि किसी कोई डिप्रेशन, ऐसा कोई सुनते नहीं थे हम। अब तो कॉलेज में मैं देखता हूँ कि बहुत बार पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि जी बच्चा डिप्रेस्ड है। तो मैं कई बार तो सोचता हूँ कि किस वजह से डिप्रेस है, सब कुछ तो है आपके पास, डिप्रेस किस वजह से है? वजह नहीं पता। वजह यही है क्योंकि सब कुछ मेरे पास है, तो बस मैंने दिमाग में सोच लिया एवरीथिंग इज देयर, मैंने अब क्या मेहनत करनी है, तो डिप्रेशन आना शुरू हो गया। ये है। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बताया, एंड आई होप ये वीडियो हमारे ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। काफ़ी कुछ सीख मिलेगा, और कुछ अगर हम कंक्लूड करें तो हम लोग जो अपना कमरा बंद करके अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं, या मोबाइल से ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं, इंटरनेट पे ज़्यादा रिलाई करने लग गए हैं, कुछ सलाह लेनी है वो भी हम इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं, सीनियर्स से नहीं पूछ रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिप्रेशन में लेके जाती हैं, जो हमें कहीं ना कहीं जो रियल लाइफ की जो रियलिटी है उससे बहुत दूर लेके जा रही है। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने उन इश्यूज को टच किया जिनको जनरली लोग टच करने में हेजिटेट कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं। टीवी पे इतनी डिबेट्स होती हैं लेकिन इन चीज़ों पे लोग चर्चा नहीं करते, नहीं। और करते हैं तो बहुत सुपरफिशियल करते हैं। वो किसी डॉक्टर को बुला लेंगे जो सॉल्यूशन ये बताएगा कि कम टू माय हॉस्पिटल। हाँ, तो वो कोई सही चर्चा नहीं है कि डॉक्टर ने सॉल्यूशन यही बताया कि आप जी मेरे अस्पताल में आओ, मुझे दिखाओ, आपकी मैं सब सॉल्यूशन दे दूंगा। तो उस तरह की चर्चाएं चल रही हैं टीवी पे। तो ये मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये टॉपिक चूज किया जो कि विच इज़ बेनिफिशियल फॉर दी स्टूडेंट्स, और जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, आने वाले समय में और आएगी। तो ऐसे इंटरव्यूज़ या ऐसी चीज़ें हम लोगों से आपने हमें मौका दिया, हम लोग जो डील करते हैं, इस कॉलेज में 2,500 बच्चा है, तो आप देख लीजिए एक दिन में मैं कितने बच्चों से मिलता हूँ। तो हम लोग इसमें आपको अंदर की बात बता पाते हैं जो कि शायद डॉक्टर्स वगैरह नहीं बता पाते। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताया कि आपको किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाना, आप तो क्या करो, आप खेलो, आप लोगों से मिलो, मोबाइल के पास ज़्यादा टाइम मत दो, आप कमरा बंद करके मत रहो, ठीक है। मतलब जो पहले की प्रैक्टिसेस हुआ करती है, वॉक पे चले जाओ, किसी से मिल लो, बात कर लो, बिल्कुल हंस लो, आउटडोर में अपना ध्यान दो, बुक पढ़ लो, खुद को एंगेज कर लो। मतलब अगर आप स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया को साइड रखना होगा। बिल्कुल। सर, एंड करने से पहले आपसे एक बहुत खास सवाल पूछना जी। चाहूँगा।
आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट आपको क्या लगता है? मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ अदर्स, आपकी Yes. नजरों में क्या सबसे बड़ा अचीवमेंट है? अचीवमेंट देखिए, जो मैंने कहा, जब हम अपना काम डिफाइन करते हैं तो हम बच्चे को सेंटर में रखते हैं। तो अचीवमेंट तब महसूस होता है जब कोई बच्चा कहीं बाहर जाता है और वो फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे कुछ लिखता है और उसमें कहीं हमारा भी नाम आता है, तो वो बहुत एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है। तो तब हमें लगता है कि हमने तो कुछ इस बच्चे के लिए, बल्कि हमको याद भी नहीं होता बच्चा कौन है, तो तब ये लगता है कि जो एक रूटीन काम है उसको एहसान की तरह नहीं करना चाहिए। और अगर मैं ये कर पाता हूं तो वही अचीवमेंट है। भाई, दो तरीके हैं। एक बच्चा एक काम लेकर के आया, सिंपल कोई भी, मान लीजिए रेफरेंस लेटर है, उसके लिए आया और मैंने बोला कि आधे घंटे बाद आना, अभी खाना खा रहा हूं, अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। दूसरा, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, मैंने वो छोड़ के बोला बेटा आपका क्या काम। तो उस चीज को बच्चे 5 साल बाद इस ढंग से याद करते हैं, तो वहां पे सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आती है। तो इट इज द सर्विस टू द स्टूडेंट्स in an honest manner, which is the only achievement which I have in my life, nothing else. सर, बहुत ही सिंप्लिसिटी और बहुत ही ग्रेटनेस आपकी बातों से, और जिस तरीके से हम आज सुबह से अभी तक मिले, तो ये सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल हैं। एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, सक्सेस का डेफिनेशन क्या होना चाहिए एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में? So success is the best measure of success is कि whether you feel satisfied or not, and every day is a new day, and every day is a successful day. मैं आज कॉलेज आया हूँ या आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको शाम को क्या फीलिंग आती है कि हाँ ठीक है, आज एक किया है एक काम, वही सक्सेस है। यही सक्सेस की डेफिनेशन है। बाकी कोई 10 करोड़ कमा के या कोई फिल्म 1000 करोड़ कमा लेती है, वो कोई सक्सेस नहीं होती। वो तो हमने देखा है कि 1000 करोड़ कमा लेते हैं और बाद में वही 1000 करोड़ कर्जे में भी आ जाते हैं। तो वो दैट इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ सक्सेस। सक्सेस इज what we do each day. In the evening we feel okay, I have done a good job today, that is success. So success is each evening, हर शाम को एक सक्सेस आपको मिलती है। और सक्सेस क्या है, और कोई सक्सेस बड़ी चीज नहीं है। हर शाम को हम सक्सेस अपने आप को पूछते हैं कि हाँ आज क्या किया, तो ठीक है आज कुछ किया, 2-4 अच्छे काम किए। तो और हर आदमी की प्रोफाइल में वो होता है, किसी को आप कर सकते हो, मतलब यू कैन ऑलवेज डू गुड टू अदर्स इन द सेंस कि जो जो लोग आपसे जुड़े हुए, जैसे हमारे लिए स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के अगर मैंने दिन में कोई 2-4 काम कर दिए तो शाम को मुझे सक्सेसफुल फील होता है। एक क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा दी, कोई टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दिया, तो सक्सेसफुल की फीलिंग आती है। यही सक्सेस की परिभाषा है, जो कि हर दिन नया दिन है और हर दिन सक्सेसफुल है। बहुत बहुत थैंक यू आपको, हमारी Thank you. ऑडियंस की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से, कि आपने इतना कीमती समय दिया, इतने इंसाइटफुल मैसेज दिए हमारे ऑडियंस को। तो नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।